Hello students, welcome to our YouTube channel Evolution Classes. So this is the part 2 video of class 8th chapter number 1 crop production and management. last video में हम लोग पढ़ चुके थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोगों ने पढ़ लिया था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस पॉइंट में हम लोग देख चुके थे कि सॉइल किस तरह से प्रिपेयर की जाती है जिससे कि प्लांट की अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाए। तो हमने देखा था कि टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, उस टॉप लेयर के कुछ सेंटीमीटर तक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो काफी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, क्योंकि लूजनिंग बार बार हम सॉइल को लूज और टर्न करते रहते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि टॉप लेयर जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं और प्लांट वहां लूजनिंग की वजह से हम सॉइल को लूज करते रहते हैं तो प्लांट अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम सॉइल को लूज करते हैं या टर्न करते रहते हैं, बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है, ढीली करते रहते हैं सॉइल को, उस प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं। अब ये प्लोइंग की किसके द्वारा जाती है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ठीक है, हल के द्वारा। प्लो मीन्स हल को बोला जाता है प्लो। ये प्लोइंग प्लो के द्वारा कराई जाती है। प्लॉस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो किससे बने होते हैं? प्लो बने होते हैं आयरन से भी हो सकते हैं, वुड के भी बने हुए सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं और लोहे के भी हो सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है तो इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग करने से मतलब हल चलाने से पहले जरूरत होता है कि सॉइल को वाटरिंग मतलब पानी दे दिया जाए, सिंचाई कर दी जाए थोड़ी, जिससे कि सॉइल जो है वो वेट हो जाए। द प्लॉड फील्ड में have big pieces of soils called क्रैम। प्लॉट फील्ड जो है मतलब जिस फील्ड में आपने प्लॉ कर दिया है, हल चला दिया है, उस फील्ड में हो सकता है कि बड़े बड़े पीसेस हों, सॉइल के बड़े बड़े पीसेस हों जिनको क्रम्स बोला जाता है। बड़े बड़े पीसेस देखने को मिलेंगे प्लॉट फील्ड में, उनको क्रम्स बोला जाएगा। अब इट इज नेसेसरी to break these crumbs with a plank। प्लैंक समझते हैं? प्लैंक लकड़ी के तख्ते होते हैं, लकड़ी के तख्ते ब्रिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लकड़ी के, और उनको बोला जाता है प्लैंक। और उन प्लैंक से क्रम्स को तोड़ा जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा? प्लॉट फील्ड्स में बड़े बड़े पीसेस सॉइल के देखने को मिलेंगे, उन पीसेस को तोड़ने के लिए प्लैंक की जरूरत पड़ेगी। द फील्ड इज लेवल्ड, फील्ड को लेवल कर दिया जाता है फॉर सोइंग, बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, इरिगेशन पर्पस सिंचाई के पर्पस से और बीज बोने के पर्पस से फील्ड को लेवल कर दिया जाता है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक है, लेवलर के द्वारा लेवल में लेके आ जाता है, फील्ड जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। तो हमने टिलिंग किया या कह सकते हैं प्लॉइंग किया। प्लॉइंग के बाद क्रम्स को तोड़ा जाता है और लेवल में लेके आई जाती है फील्ड। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। मैन्योर मतलब खाद। काफी बार होता है, क्या देखने को मिलेगा आपको कि टिलिंग से पहले, हल चलाने से पहले मैन्योर ऐड कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे होता क्या है, जब आप पहले ही मैन्योर को ऐड कर देंगे तो सॉइल के साथ मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाती है और द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। फिर सॉइल बोने से पहले, बीज बोने से पहले सॉइल को पानी दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये जरूरी होता है कि सॉइल को necessary to break soil to the size of grains to get better yield। ठीक है, अच्छी पैदावार पाने के लिए जरूरी होता है कि जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स के साइज तक ब्रेक कर दिया जाए। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि जो क्रम्स तोड़े जाते हैं, बिल्कुल लेवल में लेके आई जाती है। तो सोइंग से पहले ये चीज जरूरी होती है कि बिल्कुल छोटे छोटे दाने के
आकार में सॉइल जो है वो देखने को मिले, उसके लिए उसको तोड़ा जाता है सॉइल को। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये काफी सारे टूल्स के द्वारा किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर पर्पस आर प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। मेन टूल्स जो है यहाँ पे, वो मेन टूल्स क्या हैं वो भी देख लीजिए आप। मेन टूल्स फॉर दिस पर्पस, लेबलिंग करने के लिए जो टूल का यूज किया जा रहा है वो प्लॉ भी हो सकते हैं, हो भी हो सकता है, और कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्लॉ देखने में कैसा होता है, हो कैसा होता है, कल्टीवेटर कैसा होता है। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर प्लॉ की है, ये फिगर प्लॉ की फिगर है। ठीक है, ये वुडन प्लॉ है। ये जो डंडे जैसा आपको दिख रहा है, ये है प्लॉ शाफ्ट। क्या है, इसको क्या बोला जाता है, प्लॉ शाफ्ट। ठीक है, वहीं पे प्लॉ शेयर क्या है, ये है प्लॉ शेयर, जो कि जमीन में अंदर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से जमीन में अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, ये जो आपको डंडा दिख रहा है जो कि इनके ऊपर रखा हुआ है, ये बीम कहलाता है। प्लॉ शाफ्ट क्या है, प्लॉ शाफ्ट ये है। तो इस वाली लकड़ी को बीम बोला जा रहा है, ये वाला जो बीच में ब्रिज टाइप है ये प्लॉ शाफ्ट है, और जो जमीन से मतलब जमीन के फील्ड की जो सॉइल है उसको लूज करने के लिए है, वो है प्लॉ शेप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्लॉ का स्ट्रक्चर 8th क्लास में पूछा जाता है, टीचर्स पूछते हैं। तो प्लॉ के स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा क्या बताया गया है इसमें। This is being used since ancient times for tilling soil, adding fertilizers to the crop, remove the weeds and scraping of soil, etc. तो देखिए ऐसा नहीं है कि प्लॉ आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है। प्लॉ जो है वो बहुत पुराने समय से यूज किया जाता है सॉइल को टिलिंग करने के लिए, या फर्टिलाइजर क्रॉप में ऐड करने के लिए, या वीड्स मींस अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने के लिए, या स्क्रैपिंग करने के लिए सॉइल की। तो इनमें से हर तरीके के लिए, ये जितने भी तरीके बताए हैं इन सब के लिए प्लॉ का यूज किया जाता था, एंशियंट टाइम से किया जा रहा है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा था कि ये जो इम्प्लीमेंट है ये वुड का बना होता है, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये किसके द्वारा चलाया जाता है, पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा, या कुछ और एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे कि हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, एक्सेट्रा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉ शेयर। जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें एक आयरन स्ट्रिप होती है, काफी स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल की शेप की आयरन स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, जिसको प्लॉ शेयर बोला जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट। इसमें जो मेन पार्ट है, प्लॉ का जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लॉ शाफ्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है प्लॉ का मेन पार्ट, प्लॉ शाफ्ट। ठीक है, चलिए। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें एक हैंडल है, प्लॉ शाफ्ट में एक हैंडल होता है एक तरफ, वहीं पर दूसरी तरफ एक बीम होता है जो कि बुल्स की नेक पे रखा हुआ होता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लॉ। एक पेयर का मतलब जोड़े में अगर बुल हैं, मतलब 2 बुल हैं और एक मैन है, तो वो आसानी से प्लॉ को चला लेता है, इजीली हैंडल कर लेगा। वहीं पे इंडिजिनस वुड, इंडिजिनस मतलब देशी, ठीक है, अपने यहाँ की, अपनी कंट्री की। सो इंडिजिनस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडे। इंडिजिनस वुडन प्लॉ जो होते हैं वो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉ नाउअडे। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पुराने जो लकड़ी के प्लॉ होते थे, लकड़ी के हल होते थे, वो आज के टाइम पे रिप्लेस कर दिए गए हैं आयरन प्लॉ के द्वारा। मतलब आज के टाइम पे आयरन प्लॉ ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। हो क्या है, नंबर 2 इम्प्लीमेंट है। फर्स्ट इम्प्लीमेंट हमने प्लॉ पढ़ा, सेकेंड इम्प्लीमेंट है हो। हो इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। याद रखना, it is used for removing weeds, okay, and for loosening the soil। ठीक है,
सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए। व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए। हम अगर क्रॉप कर रहे हैं वीड की तो हमें क्रॉप चाहिए, इसके अलावा अगर कोई प्लांट वहां पे अपने आप ग्रो हो रहा है तो उसको हम वीड्स बोलेंगे, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें आपको एक लॉन्ग रॉड देखने को मिलेगी, वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू एंड वन एंड ऑफ इट्स एंड। एक आपको स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मतलब चौड़ी बैंड प्लेट देखने को मिलेगी, मुड़ी हुई प्लेट देखने को मिलेगी आयरन की, जो कि इसके किनारी के एक तरफ फिक्स होगी, ठीक है। इसकी एक साइड पे एक बैंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड आयरन प्लेट फिक्स होती है एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। ये किसकी तरह वर्क करती है? ब्लेड की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है? ब्लेड की तरह। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये किसके द्वारा पुल की जाती है? एनिमल्स के द्वारा। ये हॉ आप देख रहे हैं, ये आयरन का हॉ है। ये वाली बैंड प्लेट की बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं ये काफी स्ट्रांग होती है, बैंड होती है, मुड़ी हुई होती है, ठीक है, और ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ये लकड़ी की भी होती है, जैसे फावड़ा होता है मिट्टी वगैरह हटाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही है, ये वही होता है हॉ, वो लकड़ी का होता है, ये आयरन का है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि ग्रिप है यहाँ पे, ये हैंडल है, ये बीम है, ये रॉड है, ठीक है। नंबर थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड इम्प्लीमेंट है जो हमें पढ़ना है, वो है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। व्हाट इज कल्टीवेटर? सो नाउ अ डे प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो प्लोइंग की जाती है वो ट्रैक्टर्स के द्वारा की जाती है। नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर मतलब वो कल्टीवेटर जो कि ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर का यूज किया जाता है आज के टाइम पे प्लोइंग करने के लिए। प्लोइंग मतलब सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए। दिस यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज प्लॉइंग के लिए कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और वो कल्टीवेटर ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। कल्टीवेटर के यूज से हो क्या रहा है कि जो लेबर है और समय है, इन दोनों की बचत हो रही है, ठीक है। अब सोइंग क्या है? इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। हमने 3 इम्प्लीमेंट पढ़े, पहला प्लो पढ़ा, दूसरा हॉ पढ़ा, दूसरा होय पढ़ा, तीसरा कल्टीवेटर पढ़ा। थर्ड वन इज कल्टीवेटर, ओके। 3 स्ट्रक्चर्स या 3 इम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। के बाद बात आती है सोइंग की। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब बोना, बुआई। तो सोइंग इज द डिफाइन देखते हैं हम लोग, डिफाइन क्या है। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले मतलब बीज बोने से पहले, बीज बोने से पहले बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले ये देखा जाता है, ये सिलेक्ट किए अच्छे बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, बीज वो सिलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग करने से पहले फार्मर्स अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स सिलेक्ट करने से होता क्या है कि गुड क्वालिटी सीड्स क्लीन होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं, गुड वेराइटी यील्ड करते हैं, मतलब पैदावार अच्छी वैरायटी की होती है। वहीं पे फार्मर्स जो हैं ऐसे सीड्स का यूज करना चाहते हैं जो कि उनको अच्छी पैदावार दे सके, गिव्स अ हाई यील्ड, क्या दे सके? अच्छी पैदावार दे सके, ठीक है। तो सोइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें गुड क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट करने हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सीड होता कैसे है, कैसे सीड का सिलेक्शन किया जाता है? तो पहली क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on top. तो देखिए पहली यहाँ पे बोल रही हैं, एक दिन मैंने देखा था कि मेरी जो माँ है
वो माँ कुछ ग्राम सीड्स को एक वेसल में डालती हैं, उसमें पानी डालती हैं, पानी डालने के कुछ मिनट बाद उसमें कुछ जो सीड हैं वो फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। अब मैं यही सोचती रह गई कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके लिए भी आंसर यहीं पे देखने को मिलेगा हमें, ऐसा क्यों हो रहा है। एक्टिविटी 1.1 है ये, उसी तरीके से है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि ये जो सीड फ्लोट हो रहे हैं वाटर पे, जो वाटर में फ्लोट हो रहे हैं, क्या वो सीड्स हैं? वहीं पर would those be lighter or heavier than those which sink? जो डूब गए हैं उनसे वो हैवी हैं या लाइट हैं? Why would they be lighter? और वो हल्के हैं तो क्यों हैं? आगे देखते हैं। Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore, they float on water. डैमेज सीड जो होते हैं, जो सीड खराब हो जाते हैं, वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के हो जाते हैं, जिस वजह से वो फ्लोट करते हैं वाटर पर। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। हेल्दी सीड से डैमेज सीड्स को अलग करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, जो यहाँ पर पहेली की माँ ने किया था। तो पहेली का आंसर यहाँ पे आ गया है, पहेली के क्वेश्चन का, कि सीड फ्लोट क्यों करते हैं, बिकॉज दीज सीड्स आर डैमेज। और डैमेज सीड क्या होता है, डैमेज सीड हॉलो हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं और फिर उनको सेपरेट कर लिया जाता है हेल्दी सीड से। ठीक है। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग, कि कौन सा टूल यूज किया जाता है बीज को बोने के लिए। बीज जो होते हैं उनको बोने के लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है। तो ट्रेडिशनल टूल देखते हैं, परंपरागत जो टूल चले हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल टूल्स की बात करते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल की तरह, फनल की शेप इस तरह से होती है। फनल की शेप के कुछ टूल होते हैं जो कि ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं सीड्स को बोने के लिए। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को इनमें फिल कर दिया जाता है, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। दो या 3 पाइप के द्वारा पास किए जाते हैं ये, जिनके एंड शार्प होने चाहिए। दीज एंड्स, ये जो किनारे होते हैं, पर्स इनटू द सॉइल, सॉइल में अंदर तक जाते हैं, एंड प्लेस सीड्स देयर, और सीड्स को वहां रख देते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट करके जाते हैं और सीड्स को वहां रख देते हैं क्योंकि एंड इनके शार्प होते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये है फनल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पाइप लगाया है और ये पाइप जो होता है काफी अंदर तक जाता है, ये यहाँ से सीड डालते रहते हैं और ये सीड अंदर सॉइल के अंदर जो है चले जाते हैं। एक ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये है सीड ड्रिल, इसको बोला जाता है सीड ड्रिल। दूसरा इंप्लीमेंट कौन सा है या दूसरा टूल कौन सा है सोइंग के लिए, सीड ड्रिल। नाउअडेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये भी ट्रैक्टर्स के द्वारा, वही चीज है, लेबर और टाइम सेव करने के लिए आज के टाइम पे ट्रैक्टर्स के द्वारा इस सीड ड्रिल को ड्राइव किया जाता है और लेबर बच जाती है, टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था वो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जनरली सीड ड्रिल देखने को मिलता है। दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। ये जो टूल है ये सीड्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस तक यूनिफॉर्मली, अच्छी प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ तक सीड्स को बोने में मदद करता है। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये एंश्योर भी करता है कि सीड जो है वो सॉइल के द्वारा कवर हो गए हैं आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स।
ये बर्ड्स के द्वारा जो डैमेज होता है, सीड्स का जो डैमेज देखने को मिलता है, उससे भी बचाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्ड टाइम एंड लेबर। बिल्कुल सेम वही चीज आ गई है, सीड ड्रिल के द्वारा जो बीज बोए जाते हैं उससे टाइम और लेबर दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ पे वो जो क्या पूछ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट द लिटिल प्लांट्स वर कैप्ड इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे कैप्ड लाइक दिस। इनके स्कूल के पास में एक नर्सरी है, ऐसा ये बोल रहे हैं, और इन्होंने वहां पे देखा है कि छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको छोटे बैग्स में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस, उनको इस तरीके से क्यों रखा जाता है? सो सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स, पहले क्या बता रही हैं? सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। कुछ प्लांट्स के सीड्स पहले, जैसे कि पैडी, कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे कि पैडी पहले नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जैसे ही उनमें प्लांटलेट्स ग्रो हो जाते हैं, मतलब वो प्लांटलेट्स में ग्रो हो जाते हैं, सीड से प्लांटलेट बनता है, छोटा पौधा, ठीक है, प्लांटलेट में ग्रो हो जाते हैं। दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड मैनुअली, फिर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants। देखिए फील्ड में क्या किया जाता है, फील्ड में एक डेफिनेट पैटर्न में सीड्स को बोया जा रहा है, एक डेफिनेट डेप्थ तक बोया जा रहा है, जिससे होता क्या है, अगर एक डेफिनेट डिस्टेंस, उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होगा तो प्लांट भी वही निकलना है, तो वहां पे क्राउड मतलब भीड़ जैसी नहीं बनेगी, वो सारे प्लांट्स इकट्ठे नहीं होंगे और एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा और आगे की प्रोसेस करने में भी आसानी होती है। सो दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इससे क्या होता है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे अगर आप सीड बोओगे तो वहीं पे प्लांट्स निकलेंगे और उससे प्लांट्स को सफिशिएंट मतलब जितनी सनलाइट चाहिए उतनी मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट जो चाहिए वो भी मिल जाएंगे, वाटर ये सब मिल जाएगा सॉइल से, ठीक है, सनलाइट। चलिए, सम टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। काफी बार क्या होता है, जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जैसी हो जाती है, वहां पे गिचपिच हो जाती है, तो उस टाइम पे कुछ प्लांट्स को निकाल दिया जाता है, जिससे कि बाकी प्लांट्स जो हैं उनको अच्छे अमाउंट में ये सारी चीज मिल पाए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहले हमने लूजनिंग की, प्रिपेयर किया सॉइल को, फिर उसके बाद हमने सॉइल सोइंग की है, सोइंग करने के बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर नोन एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जिससे कि प्लांट को हेल्दी ग्रोथ मिले, उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर बोला जाता है। ठीक है, मैं प्लांट्स सॉइल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं, जिससे कि प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ मिले। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को मैन्योर और फर्टिलाइजर बोला जाता है। I saw healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. भोजों के दिमाग में फिर एक चीज आ रही है कि भाई मैंने फार्म में I saw healthy crops growing in farm. फार्म में healthy crops grow होते हुए देखे। In the neighboring farm, बगल वाले फार्म में the plants were weak. Plants weak थे। Why do some plants grow better than other? ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट से बेटर ग्रो कर जाते हैं? सो इसका आंसर भी हर बार की तरह हमें यही मिलेगा। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड।
आपने देखा होगा कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड में क्रॉप लगाई, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप लगाई, एक ही फील्ड में क्रॉप के बाद एक क्रॉप लगाते जाते हैं। द फार्मर इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो फार्मर्स जो हैं वो उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कैसे, मतलब क्या चीज इसके में बताना चाह रहे हैं? इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब आप खुद सोचिए, एक फील्ड है, इसके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, अब हमने एक क्रॉप लगाई, वो क्रॉप इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, अब हमने दूसरी क्रॉप लगा दी, हम ये करते जा रहे हैं। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। सो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। आप कंटिन्यू क्रॉप को ग्रो करते रहोगे एक ही फील्ड में, उससे होता क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से सॉइल पुअर हो जाती है, मतलब सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एडेड मैन्योर। इसीलिए कमी की वजह से ही, कि कब वो कमी ना हो इसलिए ही फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर फील्ड में टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। वो जो न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से पाने के लिए, रेप्लेनिश का मतलब होता है जो चीज चली गई है उसको दोबारा गेन करने के लिए यूज किया जाता है मैन्योर का। तो हुआ क्या, एक ही फील्ड में बार बार अगर क्रॉप को ग्रो कराना है तो ग्रो करा रहे हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स मैन्योर का ऐड करते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट दोबारा से सॉइल में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैन्योरिंग बोला जाता है। इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, चलिए। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मैन्योर दिया जा रहा है तो वो मैन्योर अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में दिया जाना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग की जा रही है तो उससे भी प्लांट वीक बन सकते हैं। ठीक है, अब मैन्योर है क्या? मैन्योर की डिफाइन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर काफी इंपॉर्टेंट है। ये है मैन्योर की डिफाइन। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के डीकम्पोजिशन की वजह से, सड़ने गलने की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बोला जाता है मैन्योर। ठीक है, Farmers dump plant and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. फार्मर क्या करते हैं, कुछ गड्ढे बना के उन गड्ढे में एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है, एनिमल फीसेस वगैरह जो होती होगी, एनिमल का जो वेस्ट होता है और जो प्लांट का वेस्ट होता है, जैसे कि पत्ती वगैरह गिर जाती है या लकड़ी वगैरह जो देखने को मिलती है, उन सबको गाड़ देते हैं, डंप कर देते हैं पिट में। ठीक है, एट ओपन प्लेसेस, जहां पे भी खुली जगह देखने को मिलती है, और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है, सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन है, मतलब सड़ने गलने के लिए जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये किस के कारण हो रहा है? ये डिकम्पोजिशन कुछ ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, चलिए। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो डिकम्पोज मैटर हमें देखने को मिलेगा, इसी डिकम्पोज मैटर को हम मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, फार्मर्स ने कुछ गड्ढे खोदे और उनमें प्लांट और एनिमल्स का कुछ वेस्ट डाला जो कि डिकम्पोज होने लग जाएगा बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई। अब बैक्टीरिया किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने में और फंजाई भी डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोज मैटर होगा जो सड़ गल गया है, उसी को ऑर्गेनिक मैन्योर बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग। आप लोगों ने क्लास 6 में वर्मी कंपोजिटिंग पढ़ा होगा। वर्मी कंपोजिटिंग में क्या होता है, अर्थवॉर्म की मदद से
अर्थवर्म की मदद से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया जाता है। ठीक है, अर्थवर्म, अर्थवर्म दिस इज द फार्मर और फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर की फ्रेंड कहलाती है अर्थवर्म, केचुआ। नेक्स्ट चलते हम नेक्स्ट पेज पे। ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है जो आप लोगों को करनी होती है जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे बोला है डिड ऑल प्लांट्स एंड ऑल ग्लासेस, ये एक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, ये फर्टिलाइजर की डिफाइन है। मैन्योर की डिफाइन हम लोगों ने देख ली, फर्टिलाइजर की डिफाइन है कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। देखिए मैन्योर क्या है, पहली चीज मैन्योर नेचुरल है, दूसरी चीज फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब हम लोग बनवाते हैं, हम लोग बनाते हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं वो बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दूसरी चीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मैन्योर, वहीं पर फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है। मैन्योर का फॉर्मेशन होता है बाय डिकम्पोजिशन, फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन के द्वारा नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में रिच होते हैं। मैन्योर का क्या होता है, मैन्योर में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे, वहीं पर फर्टिलाइजर्स जो हैं वो पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एनपीके, ठीक है, या एस, इनमें से कोई भी जो एनपीके मतलब सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, इनमें से कोई भी अगर मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो अगर मैं कहूँ कि फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन, सोडियम नहीं है नाइट्रोजन है, सॉरी, नाइट्रोजन से रिच हो तो ये फर्टिलाइजर अलग देखने को मिलेगा आपको, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर अलग देखने को मिलेगा, सल्फर रिच फर्टिलाइजर अलग देखने को मिलेगा। वहीं पे मैन्योर के साथ ऐसा नहीं होता, मैन्योर में सब कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है कि मैंने बोला मैन्योर मेरे को फॉस्फोरस वाला चाहिए या मैन्योर मेरे को सल्फर वाला चाहिए, उसमें सब कुछ लेवल्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, मतलब जिस चीज की कमी है सॉइल में हम उस चीज को रेप्लेनिश करवाने के लिए फर्टिलाइजर का, पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, फर्टिलाइजर डिफरेंट क्यों है, कैसे है मैन्योर से, तो वो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सो यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, ये सब फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड, use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर के यूज करने पर जो फार्मर्स हैं उनको काफी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है क्रॉप की, जैसे कि वीट हुआ, पैडी हुआ, मेज हुआ, बट एक्सेसिव। देखिए मैन्योर का क्या केस है, एक और डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर का, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस मतलब आप इसका कितना भी यूज कर लो ये नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। वहीं पे फर्टिलाइजर्स का क्या है कि फर्टिलाइजर्स को आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज करना होता है, अगर आपने इसकी एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर का यूज कर लिया, देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड सॉइल लेस फर्टाइल। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, सॉइल को वो लेस फर्टाइल बना देती है, काफी बार फसल जल भी जाती है, शायद आप लोगों ने सुना होगा यूरिया ज्यादा डालने से फसल जल गई, तो वो वाली चीजें हैं। फर्टिलाइजर जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर मैन्योर से एनवायरमेंट को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता मैन्योर का, वहीं पे फर्टिलाइजर्स के यूज से वाटर पॉल्यूशन होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। इसीलिए अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो हमें फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना पड़ेगा।
और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, या दूसरा तरीका है कि आपने एक बार क्रॉप की, अब आप एक साल के लिए, एक सीजन के लिए उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें इन बिटवीन टू क्रॉप्स। आज के टाइम पे बहुत तरीके हैं, मिक्स क्रॉपिंग है, इंटरचेंज क्रॉपिंग है, बहुत सारी क्रॉपिंग है, तो मेथड्स यूज किए जाते हैं। इसका भी अगर देखा जाए तो इसका भी इसको सही करने के लिए भी एक काफी मेथड्स निकाल लिए गए हैं आज के टाइम पे। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर के यूज से सॉइल का टेक्सचर चेंज होता है, इम्प्रूव होता है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी मेंटेन रहती है। इट रेप्लेनिश द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर, जैसे सोडियम सॉइल में खत्म हो गई तो मैं सोडियम वाला, सॉरी मैं नाइट्रोजन सॉइल में खत्म हो गई तो मैं नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर लेके आऊंगी, लेकिन वहीं पे अगर आप मैन्योर ऐड कर रहे हैं तो मैन्योर सारे न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेनिश करेगा। ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जैसा कि अभी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ें, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश हो। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। ये क्या किया जाता है, ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट क्रॉप्स की जाती है सीजन के हिसाब से। जैसे आपने एक सीजन में क्या किया, एक सीजन में वो क्रॉप ली जो क्रॉप नाइट्रोजन की है, जैसे पल्सेस। पल्सेस में नाइट्रोजन बहुत होता है, ठीक है, तो पल्सेस ग्रो करवाने के लिए नाइट्रोजन सॉइल में बहुत होना चाहिए, तो हमने नाइट्रोजन वाली कर दी। ठीक है। दूसरी क्रॉप जब हम इसी फील्ड में करें तो वो ऐसी क्रॉप होनी चाहिए जो नाइट्रोजन कंटेन या नाइट्रोजन एब्जॉर्ब ना करे, उसे नाइट्रोजन की जरूरत बहुत कम या ना के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉइल है इसमें से नाइट्रोजन खत्म हो चुका है, और अगर हम इसमें दोबारा से पल्सेस करवाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वीक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन चला गया है तो अब हमें ऐसी फसल लेनी है जिसमें कि नाइट्रोजन की यूज इतना ज्यादा ना हो। इस मेथड को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स। लेग्यूम्स पल्सेस वाले प्लांट्स को बोला जाता है एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज होता है लेग्यूम्स में, वहीं पे वीट जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वीट में नाइट्रोजन का यूज इतना नहीं होता है, या ये कहिए ना के बराबर बिल्कुल ही नहीं होता। सो अर्लियर पहले देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में फार्मर्स ने ग्रो किए, लेग्यूम्स को ग्रो किया एज अ फॉडर एक सीजन में, और दूसरे सीजन में वीट को ग्रो किया। दिस हेल्प्ड इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या हुआ, इस मेथड की वजह से, इस क्रॉप रोटेशन मेथड की वजह से कि हमने एक सीजन में तो पल्स किया, दूसरे सीजन में हमने पल्स नहीं किया, वीट किया, इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन कंटेंट, जैसे कि मैंने ये चीज आप लोगों को पहले ही बता दी है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो रेप्लेनिश हो गया सॉइल में। जब हमने इस फील्ड में वीट को ग्रो कराया तो जो नाइट्रोजन इस सॉइल में खत्म हो गई थी, उतने टाइम में उस सॉइल ने नाइट्रोजन को दोबारा से गेन कर लिया। ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किए गए। इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेयर से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करवाने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करवाने में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। These are present in, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, in the nodules of the roots of leguminous plants, they fix atmospheric nitrogen। जैसे कि मैंने बताया इनका फंक्शन क्या है, they fix atmospheric nitrogen। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको हाईलाइट कर लें काफी अच्छे तरीके से। एक मिनट, हाईलाइट करते हैं हम लोग इसे। ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है। These are present in, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स जानते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन रूट्स में गांठें होती हैं जिनको हम नोड्यूल्स बोलते हैं। इन नोड्यूल्स
में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स या पल्सेस को ही बोला जाता है। ओके, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन हमें मिलती है, प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करवाने में मदद करवाते हैं और फिर वो सॉइल एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट के द्वारा। ये यहाँ पे डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं आगे चलती हूँ। फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वहीं पर मैन्योर क्या है, नेचुरल है, मतलब ऑर्गेनिक है। क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वहीं पर मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ओपन फील्ड में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस होता है डेड और डिकेइंग सब्सटेंस जो कि अपर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. वहीं पर manure is relatively less rich in plants and plant nutrients. ओके, तो यहाँ पर हमारा मैन्योर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। यहाँ पे एडवांटेज रह गई है, एडवांटेज और देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है मैन्योर यूज करने के? फर्स्ट एडवांटेज है कि इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मिट्टी की जो पानी को पकड़ने की क्षमता होती है, पानी की पकड़ने की क्षमता जो होती है उसको इंक्रीज करती है, जिससे वाटर ड्रेनिंग नहीं होती है। ओके, इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस बनाती है, मींस पोर वाली बनाती है, जिससे कि प्लांट ब्रीथ लेते रहते हैं। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। प्लांट्स के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो CO2 लेना और O2 रिलीज करना बहुत इजी हो जाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, काफी सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है सॉइल। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव करती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा, मैन्योर के बारे में पढ़ा, कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा जो सोइंग और टिलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, कल्टीवेटर्स वगैरह। तो नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।